एक ट्रेन जो कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रही होती है, अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है और लगभग ट्रेन के सारी बोगी लोगों की भीड़ से भरी हुई रहती है। एक बोगी में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल रहती है, वो भी इस ट्रेन में यात्रा कर रही होती है। बाकी रात के तकरीबन जैसे ही 11 से 12 बजते हैं, वो लड़की एक 40 से 45 साल के व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा करने लगती है जिसको कुछ लोग देखते रहते हैं। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि ये लड़की इस आदमी के साथ और ये आदमी इस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर रहा है, तुरंत से कई लोग खड़े होते हैं और इस 40 से 45 साल के आदमी को पकड़ के पीटने लगते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था और ये लड़की कौन थी जो कि इतनी कम उम्र की थी और इतने बड़े उम्र वाले व्यक्ति के साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? क्या उसके परिवार वाले नहीं थे? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एसके क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली। बाकी हमारे देश और दुनिया में ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घट जाती हैं जिसको आप लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। और आज की जो कहानी है, इससे आप लोगों को बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली। तो आखिरकार आज की कहानी क्या है? तो इसकी शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी, रोज की तरह आप लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक लाइक, इसमें वक्त ही कितना लगता है, आप लोग लाइक कर देते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई रोचक कहानियां लेके आऊं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर का रहने वाला कौशल प्रसाद। कौशल प्रसाद के पास लगभग 12 एकड़ जमीन रहती है। कौशल प्रसाद के परिवार में कौशल के अलावा 2 बेटे, एक बेटे का नाम राजेश और दूसरे बेटे, छोटे बेटे का नाम नरेंद्र होता है। कौशल प्रसाद की पत्नी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी रहती है। बाकी कौशल प्रसाद अपनी दूसरी शादी नहीं करता, अपने दोनों बेटों को पालता पोसता है, बड़ा करता है और अपने खेत पे किसानी मजदूरी करके इनको अच्छा भविष्य देने की कोशिश करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जैसे ही राजेश और नरेंद्र बड़े होते हैं तो कौशल प्रसाद सुंदर लड़की देख के पहले अपने बड़े बेटे राजेश की शादी करता है और लगभग 6 से 7 महीने बाद ये नरेंद्र की भी शादी कर देता है। यानी 2 बेटे और घर में अब 2 बहुएं भी आ जाती हैं। बड़ी बहू का नाम सीमा और छोटी बहू का नाम काजल होता है। अब ये परिवार 3 लोगों से 5 लोगों का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है, समय अपनी तेज रफ्तार से चलने लगता है, ढेर सारी खुशियां। पहले इस घर में महिलाएं नहीं थी, औरतें नहीं थी, अब काजल और सीमा के आने से घर बिल्कुल खुशियों से भर जाता है और इन खुशियों में 4 चांद तब लग जाता है 1 साल के भीतर ही दोनों बहुएं मां बन जाती हैं। जो सीमा है उसको बेटा होता है जिसका नाम विश्वजीत रखा जाता है और साथ ही काजल को एक बेटी होती है जिसका नाम प्रिया रखा जाता है। अब सब कुछ अच्छा चलने लगता है। इधर राजेश और नरेंद्र भी प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं, अपने परिवार को देखने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। बाकी जैसे ही अभी ये बच्चे यानी प्रिया जो 1.5 साल की रहती, काजल और नरेंद्र
इस प्रिया को लेके दवा के लिए गए होते और उधर से आ ही रहे होते कि एक ट्रक से इनकी बाइक की भिड़ंत होती और इसी में ये नरेंद्र और काजल इस दुनिया को घटना स्थल पे ही छोड़ के चले जाते हैं। और जो प्रिया है दूर जा गिरती है, इसलिए प्रिया बच जाती है। अब जब उस इलाके के लोग देखते हैं कि ऐसा हो गया, पता करते हैं और इस कौशल प्रसाद को ये खबर देते हैं कि उनके बेटे की, उनके बहू की मौत हो गई। बाकी जो पोती प्रिया वो ठीक। अब कौशल प्रसाद जाते हैं, अपने बेटा और बहू की डेड बॉडी को लेते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, साथ ही अपनी पोती प्रिया को घर लेके आते हैं। हर गांव में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। अब कौशल प्रसाद को बार बार सभी गांव के लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के चली गई और तुम अपने बेटे को अच्छा भविष्य दिए, अपने बेटों को पाले। बाकी अब तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है प्रिया की देखरेख भी अब तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और इधर कौशल प्रसाद अपने बड़े बेटे राजेश और अपनी बहू सीमा से भी यही बात कह रहा था कि देखो, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, बाकी इस लड़की को माँ बाप की कमी होनी नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बाकी एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे और बहू को जो फेंक चुका हो, कंधे पे अपने ढो चुका, और रातों दिन उन्हीं के बारे में सोचता और साथ ही अपनी पोती प्रिया के बारे में सोचता। और एक दिन दिल का दौरा पड़ता है, कौशल भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब जब कौशल छोड़ के इस दुनिया को चला जाता है तो इधर सारी जिम्मेदारी अब राजेश के कंधे पे आ जाती है, पूरे परिवार की। और पूरे परिवार की कहें तो एक परिवार में प्रिया ही तो अलग रहती। अब प्रिया की जिम्मेदारी सीमा और राजेश पे आ जाती है और इधर विश्वजीत। और कुछ ही समय के बाद सीमा दोबारा से मां बनती, एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम पल्लवी रखा जाता है। वक्त गुजरने लगता है, जैसे ही प्रिया 6 से 7 साल की होती है, इधर पल्लवी भी लगभग 5 साल की होती है। और जब दोनों लड़कियां एक साथ बड़ी होने लगती तो जो सीमा है अपनी बेटी पल्लवी को तो पढ़ने के लिए भेजती, बाकी प्रिया को पढ़ने के लिए ना भेजती, बल्कि उससे घर का कामकाज करवाती, उसे घर का कामकाज सिखाती। और पल्लवी को गरम खाना खिलाती तो वहीं प्रिया को बचा खुचा जूठन खाना खिलाती। वक्त गुजरते रहता है। अब इधर राजेश और सीमा को यह लगता है कि जो प्रिया है आधे प्रॉपर्टी की हिस्सेदार है, लगभग 6 एकड़ जमीन इसकी। और इसी जमीन के लालच में वो प्रिया के साथ कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि समाज वाले थे, समाज के लोग थे, गांव के लोग थे। अब ये सोचने पे मजबूर थे कि अगर जो इसके साथ कुछ होता है तो हम फंस जाएंगे, कि जमीन के जायदाद के लालच में इन्होंने प्रिया के साथ कुछ ऐसा कर दिया। अब ना चाहते हुए भी प्रिया को पालने पोषने लगते हैं, वक्त गुजरने लगता है। और इधर प्रिया के साथ सौतेलापन पूरी तरह से निभाया जाता है। जो सीमा है अपनी बेटी को अच्छा कपड़ा देती, अपनी बेटी को अच्छा खाना देती, और यही प्रिया के साथ ऐसा सौतेलापन होता है कि कपड़े तो छोड़िए, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। और कभी कभी तो किसी कारण से उसको घर से बाहर ही सोना पड़ता। बाकी जो प्रिया थी इसको अपनी किस्मत मान के अपना समय काटती रही। धीरे धीरे दोनों लड़कियां जवानी के दहलीज पे कदम रखती। अब इधर पल्लवी जो 17 से 18 साल की, और इधर जो प्रिया है 21 से 22 साल की। अब वक्त गुजरता है और वक्त के साथ दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती। और इधर सीमा बार बार अपने पति राजेश से कहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो कि नशेड़ी हो, जुएड़ी, कबाड़ी हो, और प्रिया की शादी उससे अगर जो कर दी जाए तो अपने में मस्त रहे, वो क्या प्रॉपर्टी लेने आएगा, और एक ना एक दिन सारी प्रॉपर्टी के मालिक हमारा बेटा विश्वजीत बनेगा। राजेश भी ऐसा ही सोचता, कहते हैं जिसके नियत में खोट आ जाए तो क्या अपना और क्या पराया, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। अब यही हाल सीमा और
राजेश का भी था। वक्त गुजर रहा था और तभी 2025 का 144 साल बाद जो महाकुंभ लगा था, ये भव्य मेला आता है। तभी सीमा और राजेश एक दूसरे से बात करते हैं कि क्यों ना हम लोग भी चले कुंभ नहाने और साथ में प्रिया को भी ले चले। राजेश कहता है कि प्रिया को ले जाने की क्या जरूरत है, हम दोनों चलेंगे। सीमा कहती है नहीं, इस कुंभ में प्रिया को लेकर चलेंगे और कुंभ के बहाने या तो प्रिया को वहीं छोड़ देंगे, पढ़ी लिखी तो है नहीं कि घर वापस आएगी, या तो मौका देख के इसका काम तमाम कर देंगे। अब ऐसा ही सोच के ये दोनों एक दिन समस्तीपुर से ट्रेन पकड़ते और महाकुंभ के लिए निकलते। अब ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि थोड़ी थोड़ी जगह देख के ये प्रिया, सीमा और राजेश बैठते। अपनी बेटी को इसलिए नहीं ले जाते कि अगर जो प्रिया के साथ कुछ अनहोनी होती है, कुछ दुर्घटना घटती तो क्लेम लग जाएगा कि भीड़ भाड़ की वजह से ऐसा हो गया, तो लोग ये पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी को क्यों नहीं हुआ। इसलिए वो अपनी बेटी पल्लवी को ले नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रिया को लेके जाते हैं। अब ट्रेन तो अपनी तेज रफ्तार से चल रही होती, लगभग वो दिन भर का सफर तय करती। रात के तकरीबन 8 बज रहे होते, चित्रकूट स्टेशन के पास जब पहुंचती तो अभी खाने पीने के लिए राजेश और सीमा प्रिया को लेकर नीचे उतरते। बाकी तभी अभी ये लोग नीचे ही रहते हैं, ट्रेन जो कि चल देती, और जब चल देती तो ये भाग के उस ट्रेन में दूसरी बोगी में चढ़ते, और जब दूसरी बोगी में चढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, किसी किसी तरह ये तीनों खड़े होते हैं। अब कुछ देर तो ये खड़े रहते हैं, तभी एक व्यक्ति जो कि कानपुर का रहने वाला होता है, जिसका नाम राम स्वरूप होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल रहती है, वो देखता है कि प्रिया एक जवान लड़की और कई लड़कों के बीच में खड़ी, जैसे जैसे ट्रेन हिल रही है उसको असहजता हो रही। वो थोड़ा सा खसकता है और कहता है कि ऐसा है कि तुम आके बैठ जाओ। अब प्रिया आके उस राम स्वरूप के बगल में बैठती। कुछ देर तो ये प्रिया बैठी रहती, बाकी कुछ देर के बाद अब इन दोनों में, राम स्वरूप और सीमा में, प्रिया में बातचीत शुरू हो जाती। राम स्वरूप बताता है कि मैं कानपुर का रहने वाला, मेरी पत्नी को इस दुनिया को छोड़ के जाए हुए लगभग 20 साल हो गए, हमारी नई नई शादी थी। बाकी एक दिन हमारी पत्नी को बिजली का करंट लगा और उसमें वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तब से मैं दूसरी शादी नहीं, मेरी जिंदगी अकेले ही चल रही है। और ये महाकुंभ लगा है तो मैंने सोचा कि जो अनजाने में मुझसे पुण्य पाप हुए हैं उसका निवारण चल के कुंभ में डुबकी लगाने से हो जाएगा, तो मैं जा रहा। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन और तुम कुंभ नहाने किसके साथ जा रही? प्रिया कहती है कि दरअसल मैं अपने बड़े पापा बड़ी माँ के साथ जा रही, क्योंकि हमारे माता पिता जब मैं 1.5 साल की थी तभी एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और ऐसा ही कहते कहते ये जो प्रिया है रोने लगती। जब रोने लगती है तो राम स्वरूप पहले उसको सांत्वना देता है, चुप कराता है। फिर अब जब इस तरह से किसी को अपने करीब पाती है प्रिया, तो प्रिया ये सोचने लगती है कि इंसान मुझे इतना प्यार से कुछ ही देरों में सहानुभूति दे रहा है, इतना प्यार से मुझे ट्रीट कर रहा है, जो कि मैं कभी पाई नहीं, किसी से मुझे ये प्यार मिला ही नहीं। और मेरे साथ तो आज जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है, या तो हमारे बड़े माँ और बड़े पापा या तो हमें कुंभ में छोड़ के चले आएंगे या तो मुझे मार ही डालेंगे। अब ये तमाम बातें सोच रही थी, तभी राम स्वरूप से कहती कि ऐसा है कि मेरे चाचा चाची तो मुझे लगता है कि अब मार डालेंगे या मुझे कुंभ में छोड़ देंगे, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं और आप बड़े भले आदमी लगते। अब इतना कह के वो राम स्वरूप के सीने पे अपना सर रखती और सोने लगती। राम स्वरूप भी इतनी भीड़ थी कि इस चीज को वो भी इग्नोर करता है और सीमा के, प्रिया के सिर को अपने सीने से टेक देता है और वो भी आंख बंद करके आराम करने लगता है।
कुछ देर के बाद जो प्रिया है वो राम स्वरूप के कुछ ऐसे अंगों को छूने लगती, ऐसे हाथ फेरने लगती, जिससे कि राम स्वरूप भी बड़ा चौंक सा जाता है कि एक 20-22 साल की लड़की जान रही कि मैं इतना उम्र का हूं, फिर भी वो हमारे प्राइवेट पार्ट को छू रही है और कुछ ऐसी हरकतें कर रही है। राम स्वरूप प्रिया से कहता है कि ये क्या कर रही हो? प्रिया कहती है कि जो मैं कर रही हूं ठीक कर रही हूं। क्या आप मुझसे विवाह करोगे, मुझसे शादी करोगे? राम स्वरूप करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अभी 20 से 22 साल की लड़की हो और मैं 40 से 45 साल का। एक तरह से मानो तो मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई। अब इसमें प्रिया कहती है कि ये क्या भरोसा कि आपसे पहले हमारी ही जिंदगी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और मुझे आपका साथ बेहद अच्छा लग रहा है। और जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो कि उसके वियोग में 20 साल से शादी तक नहीं किया, तो आपसे अगर जो हमारी शादी हो जाती है तो आप उतना ही प्यार मुझे भी दोगे, जो कि मुझे कभी मिला नहीं। अब राम स्वरूप इस बात को सोचने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे में खोने लगते हैं। अब इधर राम स्वरूप भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, सीमा के साथ कुछ ऐसा ही करने लगता है। अब 3 से 4 लड़के इस नजारे को देख रहे होते, अचानक से खड़े होते, राम स्वरूप को पकड़ते हैं और मारने लगते। कहते हैं कि ये व्यक्ति गंगा नहाने नहीं जा रहा है बल्कि पाप कर रहा है, ये इस लड़की के साथ गलत कर रहा है, इसे ये छेड़ रहा है और इस भरी हुई ट्रेन में इस भीड़ भाड़ का ये फायदा उठा रहा है। अब जब ऐसा करके उस राम स्वरूप को लड़के मारने लगते हैं, तभी लोगों की भीड़ भी अब राम स्वरूप को मारने लगती है। बाकी प्रिया जोर से चीखती और कहती है कि राम स्वरूप को जो भी मारेगा मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं राम स्वरूप से शादी करना चाहती हूं। जब ऐसा लोग सुनते हैं तो वाकई अवाक से रह जाते हैं, क्योंकि एक लड़की एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ एक कम उम्र की लड़की कैसे ऐसा फैसला ले सकती है। अब ये बात राजेश और सीमा को भी पता चलती है, इसका विरोध भी करते हैं। ट्रेन जैसे ही सुबह होती, प्रयागराज जब पहुंचती, अब ट्रेन से उतरते हैं राम स्वरूप और प्रिया। प्रिया राम स्वरूप के पीछे पीछे भागने लगती है, साथ ही राजेश और सीमा भी इनके पीछे लग जाते हैं। राजेश और सीमा बार बार प्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें हम लोग ये गलत फैसला नहीं लेने देंगे, तुम्हारी शादी हम लोग अच्छी जगह करेंगे, अच्छे लड़के से करेंगे, तुम क्यों इस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पड़ी? प्रिया कहती है कि मुझे ये बूढ़ा नहीं लगता, मेरे लिए यही सही है और मैं इसी से शादी करूंगी, मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगी, मैं भी बालिग हूं। अब ये कहते राम स्वरूप के पीछे जा रही थी, राम स्वरूप भी प्रिया का साथ दे रहा था, प्रिया का हाथ पकड़ता है। और इधर राजेश और सीमा कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रशासन इतनी अलर्ट रहती है प्रशासन की भीड़ की वजह से। अब ये लोग कुछ कर नहीं पाते। तभी ये पुलिस कंट्रोल रूम के पास पहुंचते और राम स्वरूप उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ था सारी बात पुलिस अधीक्षक को बताते हैं, और प्रिया भी अपनी आप बीती पुलिस अधीक्षक के सामने रखती। जब इस कहानी को लोग सुनते हैं तो वाकई हैरान से रह जाते हैं। अब प्रिया अपने गांव के कुछ लोगों का नंबर देती है, जिससे कि पता किया जाता है कि हाँ, प्रिया के साथ सच में ऐसा कुछ होता है। तो गांव वालों से भी पता चलता है कि हाँ, प्रिया के माता पिता इस दुनिया में है नहीं, और प्रिया के साथ बड़ा ही गलत हो चुका है। अब जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पहले तो राजेश और सीमा को फटकार लगाते हैं कि अगर जो तुम कुछ इस लड़की के साथ किए तो कभी जेल के बाहर आ नहीं पाओगे, तुम पे इतना हम लोग धाराएं लगाएं। और साथ ही पुलिस महकमे के लोग राम स्वरूप और प्रिया की शादी उसी प्रयागराज में कराते हैं। ये दोनों पति पत्नी के रूप में जाके महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। जो राम स्वरूप है प्रिया को लेके अपने जिले कानपुर चला जाता है, जहाँ की उसका गांव होता है, वहां लेके जाता है। इसके बाद अब प्रिया के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से पति पत्नी दोनों बहुत खुश हैं। कहते हैं कि परमात्मा अगर जो कुछ अच्छा करना चाहता है तो जरूर ऐसी मंजिल पे पहुंचा जाता है जहां कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं, जहां तक हमारी सोच कभी पहुंच भी नहीं सकती है। शायद प्रिया के साथ कुछ गलत होने वाला था, पर कहते हैं कि अगर जो परमात्मा ना चाहे तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता।
यही हाल प्रिया के साथ हुआ। आखिर कब तक प्रिया के साथ लोग बुरा करते, कब तक प्रिया के साथ लोग प्रताड़ना करते। प्रिया उस घुटन से आजाद होती है, राम स्वरूप के साथ शादी करके बेहद खुश है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? जो प्रिया ने किया, क्या वो सही था या प्रिया का फैसला गलत था? जो उसके साथ उसके बड़े पापा बड़ी मां कर रहे थे, क्या वो अपराधीकरण? क्या उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे प्रिया को क्या अपने प्रॉपर्टी पे, अपने हिस्से पे हक जताना चाहिए या राम स्वरूप के साथ इन जमीन का चक्कर छोड़ के आगे की जिंदगी बितानी चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार है। और दूसरी बात, आप लोगों के कमेंट से शायद प्रिया भी अपना फैसला सही ले पाएगी कि उसको जमीन लेनी चाहिए अपनी 6 एकड़ अपने हिस्से की, या अपने बड़े पापा और बड़ी मां के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके साथ जो हुआ आप लोगों ने कहानी में सुना ही कि बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ क्या क्या चला, यहां तक कि उसे गरम लोहे के छड़ से दाग भी दिया जाता था, उसे डंडे से मारा भी जाता था, उसको जलाने की भी कोशिश होती थी। तो आखिर क्या लेना चाहिए फैसला प्रिया को? आप लोगों के सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।